हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक सर्वे का कृषि चैप्टर का अगला भाग। अभी तक हम लोग कृषि चैप्टर में काफ़ी सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट एग्रीकल्चर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो हमें इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ा। आज हम एग्रीकल्चर के चैप्टर को फिनिश करेंगे। और पिछली क्लास की एक बार हल्की सी याद करें तो पिछली क्लास में हमने कृषि संबंधी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ ली, और हमने ये पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के संबंध में सहकारिता विभाग, विपणन डिपार्टमेंट ये क्या क्या काम कर रहा है। आज सहकारिता में ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम यहाँ तक की बात पढ़ चुके थे। हमने ये पढ़ा था कि किसानों को 0% ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण दिए जा रहे हैं। 0% ब्याज का मतलब है हम ब्याज मुक्त ऋण बोल सकते हैं। ऐसे में किसान जितना लोन लेगा उतनी मूल राशि तो किसान को वापस करनी पड़ेगी, लेकिन किसान को किसी भी किस्म का ब्याज दे नहीं है। तो 2012-13 में ये योजना जो है वो शुरू हुई थी, और इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक का लोन हम किसान को दिया करते थे। तो अधिकतम ऋण की राशि 1.5 लाख रुपए। ऋण देने का उद्देश्य क्या है? देखिए, किसान को भी अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे किसान को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ज़रूरत हो सकती है, अपने पशुओं के लिए ज़रूरत हो सकती है, अपना घर बनाने के लिए ज़रूरत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऋण का उद्देश्य ये सब नहीं है। यहाँ पे ऋण का उद्देश्य सिर्फ फसल का ऋण है। तो फसल का ऋण हम लोग देंगे। कंडीशन है कि किसान को यहाँ पे रियायत या रिबेट सिर्फ तभी मिलेगी अगर किसान समय पे अपने ऋण का भुगतान कर देता है। तो इससे क्या होगा कि किसानों के अंदर भी एक समय से भुगतान करने की जो नियमितता, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलरिटी, जिम्मेदारी की भावना आएगी। तो किसान समय पे ऋण चुका दे तो हम उसको ब्याज के अंदर छूट देंगे। ये योजना ये कहती है कि किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से ऋण लेगा, उसके सदस्य होना जरूरी है। वहां से अगर ऋण लेगा तो ये समिति किसान से मूल ऋण की या प्रिंसिपल की वसूली तो कर लेगी, लेकिन प्रिंसिपल की वसूली करने के बाद में किसान को ब्याज की राशि चुकाने की जरूरत नहीं है। ब्याज की राशि केंद्र या फिर राज्य सरकार मिलके सब्सिडी के रूप में दे देंगी। तो यहां तक की बात हम लोग पढ़ चुके थे। अब अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019। ऋण माफी योजनाओं को हम लोग इंटरेस्ट एमनेस्टी स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, कई नाम से जानते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः जब चुनावी वर्ष आते हैं तो चुनावी वर्षों के समय इस तरह की योजनाएं देखने को मिलती है, और ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मैं किसी कांग्रेस की, बीजेपी की, शिवसेना की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में एक टेंडेंसी है कि 3-4 साल तक चीज़ों को धीरे छोड़े रखते हैं। इलेक्शन ईयर के अंदर आके सब में मोटिवेशन आता है और काफ़ी सारी योजनाएं देखने को मिलती है, और स्पेसिफिकली लोक लुभावनी योजनाएं जिससे जनता एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसी योजनाएं तो ज़्यादा ही आती हैं। तो किसानों को चुनावी वर्षों के आसपास हमेशा से एक योजना दे दी जाती है, या मैं कहूँ कि एक योजना के चंगुल में फंसाया जाता है, जिसका नाम ऋण माफ़ी या ब्याज माफ़ी योजना है। किसानों को घोषणा कर दी जाती है कि अगर हमारी पार्टी बनी, हमारी सरकार आई, तो आपका ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। तो वैसी एक योजना 2019 की। इस योजना में राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2018 तक के जितने भी बकाया लोन हैं उन सभी लोन के ऊपर ये योजना लागू हुई। लोन की कंडीशन है कि लोन अवधि पार होना चाहिए। अवधि पार का मतलब है कि अगर किसी ऋण को चुकाने की 6 महीने की अवधि थी तो वो पार हो गई, ऋण की चुकाने की 1 साल की अवधि थी तो पार हो गई। दूसरी भाषा में, एक समय के बाद लोन आउटस्टैंडिंग रह जाए तब ये योजना लागू होती है। अब इसके अंदर एक नया चीज़, आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, तो नई चीज़ जोड़ दी गई कि किसानों के अंगूठे के माध्यम से, थंब को स्कैन करके उसके माध्यम से डिजिटल तरीके से किसान का वेरिफिकेशन होता है, सो दैट इससे प्रमाणीकरण हो जाए, कोई गलत किसान या झूठा किसान बन के कोई सब्सिडी ना ले जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। इसके तहत ऐसा काम किया जा रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद किसान का ऋण यहाँ पे माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लघु और सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उन छोटे किसानों की भूमि, ज़मीन बैंक के पास गिरवी पड़ी है, उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी, गिरवी रख के बैंक से लोन ले लिया। और अगर आपने ज़मीन गिरवी रख के बैंक से लोन लिया है तो जब तक आप अपने लोन को वापस नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाला आपकी ज़मीन छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सब लोगों के लिए ये योजना आई, जिसका नाम है राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना। और इस योजना के माध्यम से 30 नवंबर 2018 तक जितने भी अवधि पार ऋण है 2 लाख रुपए तक के, उन सबको बकाया की माफ़ी की मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दी। दूसरी भाषा में, किसान को उसकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है एक मुश्त समझौता योजना, सेटलमेंट स्कीम इसको हम बोलते हैं। सेटलमेंट स्कीम क्या होती है? कई बार कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता और बैंकों को भी लगता है कि हम इससे लोन वसूल नहीं पाएंगे, तो दोनों मिलकर आपस में एक समझौता कर लेते हैं। जैसे बैंक बोल देता है कि चलो आप अपने लोन का 70% मुझे दे दो, 30% मैं छोड़ दूंगा, इस तरह का। तो वो समझौता योजना है। इसकी अवधि भी 30 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई थी।
अब उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद में है कि अगर कोई किसान फसली ऋण लेता है, फसल के लिए ऋण लेता है, तो उस ऋण को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। धीरे धीरे डिजिटाइजेशन अब हो रहा है। तो अब कोई भी किसान जब लोन लेना चाहेगा तो किसान को सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण अपना करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम बनाई और मैक्सिमम केसेस में इसके अंदर अल्पकालीन ऋण ही कवर्ड है। अब मान लीजिए इससे होगा क्या, अगर किसान लोन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन देगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता बढ़ती है, ऑनलाइन के अंदर धोखाधड़ी का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, बिचौलियों का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। और आज के दिन हर व्यक्ति के पास में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ने वाला हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। तो टेक्नोलॉजी की पहुंच सब तक है। तो एक सुलभ तरीके से किसान बिना कहीं किसी ऑफिस के धक्के खाए अपने घर बैठे बैठे ये एप्लीकेशन दर्ज करा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बिचौलिए हटेंगे, भ्रष्टाचार हटेगा। किसानों का एक रजिस्टर बन जाएगा जिसका नाम है डिजिटल सदस्य रजिस्टर, डिजिटल मेंबर रजिस्टर। डिजिटल मेंबर रजिस्टर का मतलब सभी किसान किसी न किसी कृषक ऋण समिति के सदस्य बनेंगे। सदस्य बन के वहाँ पे मेंबरशिप के रूप में अप्लाई करेंगे तो उनका एक रजिस्टर बन गया। और उसी के आधार पे जो किसान पहले आया, कौन सा बाद में आया, उस हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से ऋण मिलेगा, जिससे भेदभाव नहीं हो पाएगा, मनमाने तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल बना दिया है। उसके बाद अगला पोर्टल है जिसका नाम है किसान सेवा पोर्टल। पोर्टल नाम आने का मतलब सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन या वेब पेज बना दिया। एक ही प्लेटफॉर्म पे किसानों को अगर सारी सेवाएं मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे कि किसान सेवा पोर्टल है। तो किसानों को जो जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे दिया जा सके, सुविधाजनक तरीके से दिया जा सके, इसलिए एक सेवा पोर्टल को बनाया गया है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे राजस्थान किसानों को डिजिटली सेवाएं देने में बहुत अग्रणी स्थान पे, आगे के स्थान पे रखता है। इसके साथ साथ एक योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। इस योजना का लाभ अपने किसानों तक पहुंचाने में राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं या सरकार ने जो नए प्रयास किए, अभिनव प्रयास किए हैं, उनका किसानों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप RAS मेंस जैसे पेपर की तैयारी करते हैं तो सीधा सीधा एक सवाल बनता है कि बताइए सरकारी योजनाएं किस हद तक सफल रही, क्या सरकार अपने प्रयासों में सफल है। अगर ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट सफल है या नहीं। ये प्रभाव आप बता सकते हैं। जैसे किसानों के जीवन स्तर में और आय में सुधार देखने को मिला है, धीरे धीरे किसानों की परिस्थितियां सुधर रही हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को और ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जो गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए गांव में रोजगार के बहुत सारे साधन होते नहीं हैं, तो वहाँ पे रोजगार का कृषि एकमात्र साधन या मुख्य साधन है। तो अगर कृषि के अंदर ही डेवलपमेंट होने लगेंगे तो उनको रोजगार के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। शहरीकरण धीरे धीरे, जो बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वो धीरे धीरे रुकता जाएगा और गांव ही अपने आप में समृद्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीनीकरण कृषि में देखने को मिल रहा है। जितने आधुनिक संयंत्र काम आएंगे तो कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ साथ किसान खुद से अब अनाज भंडारण के बारे में सोचने लगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट की वेयर हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से अनुदान पर किसानों को वेयर हाउस की सुविधा मिल जाती है, तो किसान अपने अनाज का भंडारण भी कर सकता है, बिचौलियों से उसको मुक्ति मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान सहकार पोर्टल की। राजस्थान गवर्नमेंट का सहकार पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है। ये पोर्टल किस किस काम आता है, देखिए ये पोर्टल बहुत सारे काम आता है। जैसे कि सहकारिता विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से एक मुख्य योजना है अल्पकालीन फसल योजना, अल्पकालीन फसल ऋण योजना। अल्पकालीन फसल ऋण योजना का आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक बेहद विवाद का मुद्दा बना हुआ है, उस MSP का आवेदन भी यहाँ से किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसान को कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो यहाँ से हो सकता है। अगर किसान लोग मिलके एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसके पंजीकरण के लिए भी इसी सहकार पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई NGO बना के रजिस्टर कराना चाहता है, तो NGO ज़रूरी नहीं है कृषि से संबंधित हो, कोई भी NGO हो, उसका पंजीकरण भी राजस्थान सहकार पोर्टल पे हो जाता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म से देने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है राज सहकार पोर्टल। ऐसे ही एक योजना गवर्नमेंट की चल रही है जिसका नाम है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। देखिए ज्ञान सागर क्रेडिट योजना बेसिकली जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे या शहरी छात्र क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर वो व्यावसायिक या टेक्निकल
या तो कमर्शियल कोर्सेज हों या फिर टेक्निकल कोर्सेज हों, उनमें अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनमें पढ़ाई करने के लिए छात्रों को हम लोग फाइनेंशियल हेल्प या वित्तीय सहायता इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अब कितनी सहायता मिलेगी इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उच्च शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप हायर एजुकेशन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन आप इंडिया में ले रहे हैं तो आपको 6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है, और अगर आपकी हायर एजुकेशन इंडिया से बाहर है तो यही सहायता बढ़ के 10 लाख रुपए तक हो जाती है। इसके साथ साथ जितना भी गवर्नमेंट ब्याज डिसाइड करेगी उस ब्याज में भी आधे % की छूट मिलेगी। कहने का मतलब अगर ब्याज 6.5% है तो 6 ही देना पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने कई दफ़ा पढ़ी है क्योंकि नई योजना नहीं है, 2016 की योजना है, जिसके अंदर हम लोग फसल की बीमा पे किसान कितना प्रीमियम देगा ये राशि तय कर देते हैं। बचा हुआ प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों गवर्नमेंट में से सब्सिडी के रूप में दे दिया जाता है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, बागवानी की फसल, सबके लिए प्रीमियम की अधिकतम राशि जो किसान चुकाएगा वो फिक्स है। तो उसी में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी फसलें जो अधिसूचित फसल की कैटेगरी में आती हैं या स्पेसिफाइड एरिया में, सूचीबद्ध एरिया में लगाई जाती हैं, उन फसलों के ऊपर बीमा 100% कंपलसरी है। और इस बीमा में कुछ प्रीमियम किसान से लिया जाता है, बाकी सारा का सारा प्रीमियम जो है वो सरकार सब्सिडी के रूप में दे देती है, जिससे किसान के ऊपर आर्थिक भार कम पड़े और किसान को बीमा का बेनिफिट भी मिले। तो ये एक इसमें फैक्चुअल फिगर है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 2021 तक लगभग 18.82 लाख किसानों को इस योजना का फायदा पहुंचा और अभी तक लगभग 420.87 करोड़ रुपए इतना अनुदान केंद्र सरकार ने इस योजना के अंदर दे दिया है। उसके बाद अगला है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक है क्रेडिट कार्ड। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब व्यक्ति अपना काम खुद करे, किसी के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि एक ऐसा कार्ड जिसके माध्यम से आपको ऋण मिलेगा, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक वैसा ही। तो स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट 50,000 रुपये तक का ऋण इस कार्ड के माध्यम से देती है और उस ऋण को चुकाने की अवधि 5 साल दी जाती है। तो 5 ईयर्स का पीरियड है और 50,000 तक का लोन मिलेगा। इसके माध्यम से, इस लोन से आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हो। इसमें भी सिर्फ इतना याद रह जाए कि योजना क्या है, काफ़ी है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर 2021 तक लगभग 5,83,00,000 रुपए इसके अंदर ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं। उसके बाद ऐसे ही एक और है जिसका नाम है महिला विकास ऋण योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक चांस दिया जा रहा है। महिलाओं को ऋण देते हैं जिससे वो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय या कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू कर सकें और महिला सशक्तिकरण आगे हो सके। तो मेनली इसको देगा कौन? लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक के माध्यम से ये योजना चलाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि नॉर्मली जब कोई भी लोन लेने के लिए जाता है तो भूमि को गिरवी रखा जाता है। यहाँ पे भूमि को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, भूमि की सुरक्षा नहीं चाहिए, बस 2 व्यक्तियों की गारंटी चाहिए। अगर 2 व्यक्ति गारंटी दे दें तो 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। और वो भी खास बात है, गैर कृषि उद्देश्यों के लिए और डेयरी के लिए भी मिलेगा। तो खाली खेती के लिए लोन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 व्यक्तियों की गारंटी पे लोन ले लो, डेयरी का काम कर सकते हैं आप, या फिर गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भी काम कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाओं का सशक्तिकरण हो और वो अपनी खुद की इनकम खुद जनरेट कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग इस योजना को लेके आए। अभी तक 15 करोड़ रुपए के आसपास का ऋण इसमें वितरित किया जा चुका है, लेकिन राशि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, राशि को आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद में है सहकारी किसान कल्याण योजना। अभी तक हम जो भी योजना पढ़ रहे हैं वो लगभग सभी सहकारी विभाग से संबंधित योजनाएं हैं। तो सहकारी किसान कल्याण योजना देखिए क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि किसानों को खेती के लिए भी और खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी बार बार लोन की आवश्यकता होती है और हर जगह बैंक नहीं पहुंचा हुआ। जहां तक बैंक नहीं पहुंचे हुए, वाणिज्यिक बैंक जहां तक नहीं है, वहां पे किसानों को दिक्कत आती है। वहां पे किसान ये सारी ऋण वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता। इसलिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण की एक योजना लेके आए हम लोग, जिसका नाम किसान कल्याण योजना है। कृषि से संबंधित होने चाहिए लेकिन एग्जैक्टली खेती के लिए फसल ऋण नहीं है ये। और 10 लाख रुपए तक का ऋण हम इस योजना में दे सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो दिसंबर 2021 तक 111 करोड़ रुपए की राशि इस योजना में दी जा चुकी है। राशि कितनी दी जा चुकी है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, योजना का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा एक और इसमें है कि अभी फिलहाल के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग अब ब्याज दर भी इनका शून्य कर देंगे, रियायती दर पे इनको लोन मिलेगा। इसके अलावा अगली चीज़ है जिसका नाम है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र आपने कई जगह देखे होंगे, इसके बारे में आप वाकिफ़ होंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली
योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है और कॉन्फेड नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे चलाता है। तो कॉन्फेड के माध्यम से 200 जन औषधि केंद्र जगह जगह खोले गए हैं। जैसे जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में खोला गया है, संतोखबा दुर्लभ जी में खोला गया है, तो कई जगह ये देखा जा सकता है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, सब जगह, डूंगरपुर, इन जिलों में भी आपको थोक उपभोक्ता भंडार या फिर कॉन्फेड द्वारा चलाए गए औषधि केंद्र ये नजर आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके अलावा अब सीजीएचएस क्या है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना होती है जिसका नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो जैसे पहले सीजीएचएस चला करता था, ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने सीजीएचएस को कॉपी करके एक नई योजना बना ली और उसका नाम रखा है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह का बेनिफिट सीजीएचएस में मिला करता था, उसके लिए हमने अब आरजीएचएस या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बना दी। इस योजना में उनको एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी को इलाज कराने की सुविधा, पैसे फ्री में मिल जाता है। तो फ्री में इलाज करा लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए। इन सब के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने कॉन्फेड से कॉन्ट्रैक्ट करके, एमओयू करके व्यवस्था की है कि कॉन्फेड के जो जन औषधि केंद्र है वहाँ से भी आपको दवाई मिल सकती है। डोर टू डोर दवाई की डिलीवरी भी हो सकती है। और आजकल तो एक नया सिस्टम चला है, अगर आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकली तो कई मेडिकल स्टोर भी ऐसे खुल गए हैं जो मेडिकल स्टोर इस योजना के अंतर्गत डायरेक्टली कैशलेस दवाइयाँ भी दे देते हैं। मतलब वो दवाई दे देते हैं आरजीएचएस के अंतर और सीधा पैसे गवर्नमेंट से ले लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये की छोटी सी सूचना है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में 35 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं। तो शहरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक 35 है और ये जो आगे की बात है इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल है नहीं, ये याद कर सकते हैं कि 2 मल्टी स्टेट बैंक भी हैं। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ें कि सहकारी विपणन संरचना क्या है, तो विपणन संरचना हालांकि हम लोग पहले एक टेबल में पढ़ चुके, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो हर मंडी यार्ड में 274 क्रय विक्रय सहकारी समितियां हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं। कोशिश ये रहती है कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, किसानों को बीज, खाद, दवाइयाँ ये भी उचित मूल्य पे मिलें, ये इसका बेसिक लक्ष्य रहता है। अब वो तो था किसानों के लिए, अब ये है उपभोक्ता संरचना। तो सहकारी उपभोक्ता संरचना का मतलब उपभोक्ता एक ऐसा प्राणी है जो बेचारा हर तरह से त्रस्त रहता है, महंगाई का भार भी झेलता है, कालाबाजारी की चोट भी उपभोक्ता के ऊपर ही होती है, कम गुणवत्ता की चीज़ें भी उपभोक्ता को ही मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए उपभोक्ता के साथ कालाबाजारी ना हो और बाज़ार में बिना बात की सप्लाई का कमी करके, मांग जनरेट करके ज़्यादा उससे कीमतें ना वसूली जाए, इसके लिए सहकारी संस्थाएं जगह जगह अपने उपभोक्ता केंद्र खोल देती हैं। उन उपभोक्ता केंद्रों पे जाके आप सामान खरीद सकते हैं और क्योंकि गवर्नमेंट का या सहकारी विभाग का है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको दी जा रही है सही कीमत पे दी जा रही है। वैसे नॉर्मली ये जिला स्तर पे चलती है और अभी 48 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार हैं, 48 नहीं सॉरी 38, तो 38 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार है जहाँ पे जाके आप सीधा सीधा सामान ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सहकारी आवास योजना। सहकारी आवास योजना बेसिकली ऐसे लोग जो या तो गृह निर्माण समिति के सदस्य हैं या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सदस्य हैं, उनके लिए योजना है। इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण की अधिकतम राशि नॉर्मली 20 लाख रुपए तक रहती है और इसमें 15 साल का पीरियड मिलेगा, 20 लाख का लोन मिलेगा। क्या उद्देश्य हो सकता है लोन का? उद्देश्य या तो मकान को बनाना या क्रय करना या जो मकान आपके पास ऑलरेडी है उसका विस्तार करना, ये सारे के सारे काम उसमें हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पुराने मकान की मरम्मत, मेंटेनेंस भी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि पहले से बने हुए मकानों में सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस कराना है तो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन 7 लाख रुपए मिलेंगे, 7 साल में आपको चुकाने पड़ेंगे। नए मकान के लिए 20 लाख रुपए और 15 साल तक आपको चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग भंडारण के बारे में देखें, स्टोरेज, तो स्टोरेज भी हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ें कि सहकारी समिति के अंतर्गत स्टोरेज की क्या व्यवस्था है। तो 8,522 गोदाम इन्होंने बना रखे हैं जो बेसिकली किसानों के या और चीज़ों के तो काम आएंगे ही। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन के थ्रू लोगों को जो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, उन सब के लिए भी भंडारण के जो गोडाउन है वो काम में आते हैं। और अभी हम लोग 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से और भी भंडारण की व्यवस्था बढ़ाने वाले हैं।
अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रयास है जो सिर्फ कोविड के जो बैड इफेक्ट थे, कोरोना के कारण जो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसके संदर्भ में कुछ प्रयास किए गए, उनको हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया। इसमें सबसे पहले तो ये है कि किसान कल्याण योजना में नॉर्मली जो ब्याज दर 11% चल रही थी, उस ब्याज दर को 8% कम करके 3% पे ला दिया गया। तो एक तो ब्याज दर को घटा दिया गया। दूसरा, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन दिए गए हैं, उन लोन की दरों पर भी 4.40% ब्याज दर है, जिसके माध्यम से नया लोन और स्वीकृत करने के लिए 1500 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा दिए गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन है, उनके ऊपर किसानों को 5% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये एक फैक्चुअल फिगर है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलिए, तो ये चैप्टर जो है ये तो बेसिकली यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। मैंने सिर्फ वही बात बताई आपको जो आपके एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किसी एक नए चैप्टर को, और अपना इकोनॉमिक सर्वे की जर्नी यूं ही जारी रहेगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करते होंगे। तो पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा चमकेंगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। और याद रखिएगा, ये पढ़ाई आप अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। हम हर काम किसी और के लिए कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ खुद के काम आता है, खुद के भविष्य के काम आता है। तो पढ़ाई एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। तो पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक्स अ लॉट।